डॉक्टर अंबेडकर के पहले अखबार मूक नायक के 100 साल और दलित पत्रकारिता। सूरज एंगड़े, लेखक और स्तंभकार। अगर कोई इंसान भारत के कुदरती तत्वों और मानव समाज को एक दर्शन के नज़रिए से फिल्म की तरह देखता है तो ये मुल्क नाइंसाफ़ी की पनाहगाह के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को अपने अखबार मूक नायक के पहले संस्करण के लिए जो लेख लिखा था, ये उसका पहला वाक्य है। तब से बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन बहुत कुछ जस का तस भी है। डॉक्टर अंबेडकर और मीडिया का रिश्ता साथ साथ चलता दिखता है। उन्होंने कई मीडिया प्रकाशनों की शुरुआत की, उनका संपादन किया, सलाहकार के तौर पर काम किया और मालिक के तौर पर उनकी रखवाली की। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की बातों और गतिविधियों को उनके दौर का मीडिया प्रमुखता से प्रकाशित करता था। अगर हम उनकी पहुंच की और उनके द्वारा चलाए गए सामाजिक आंदोलनों की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर अपने समय में संभवतः सबसे ज़्यादा दौरा करने वाले नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन, उन्हें यह काम अकेले अपने बूते ही करने पड़ते थे। न तो उनके पास सामाजिक समर्थन था, न ही डॉक्टर अंबेडकर को उस तरह का आर्थिक सहयोग मिलता था जैसा कांग्रेस पार्टी को हासिल था। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन गरीब जनता का आंदोलन था। उनके समर्थन में वो लोग थे जो समाज के हाशिए पर पड़े थे, जो तमाम अधिकारों से महरूम थे, जो ज़मीन के नाम पर या किसी जमींदार के बंधुआ थे। डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन भारत का वो समुदाय था जो आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर था। इसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक आंदोलनों के बोझ को सिर से पांव तक केवल अपने कंधों पर उठाना पड़ा। उन्हें इसके लिए बाहर से कुछ खास समर्थन नहीं हासिल हुआ और ये बात उस दौर के मीडिया को बखूबी नज़र आती थी। डॉक्टर अंबेडकर के कामों को घरेलू ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी जाना जाता था। हमें हिंदुस्तान के मीडिया में अंबेडकर की मौजूदगी और उनके संपादकीय कामों की जानकारी तो है, विदेशी मीडिया में कवरेज, लेकिन उन्हें विदेशी मीडिया में भी व्यापक रूप से कवरेज मिलती थी। ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। बहुत से मशहूर अंतर्राष्ट्रीय अखबार डॉक्टर अंबेडकर के छुआछूत के खिलाफ अभियानों और गांधी से उनके संघर्षों में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। लंदन का द टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया का डेली मर्करी, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क यम्स्टरडम न्यूज़, बाल्टीमोर अफ्रो अमेरिकन, द नॉर्फॉक जनरल जैसे अखबार अपने यहाँ डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और अभियानों को प्रमुखता से प्रकाशित करते थे। इसके अलावा अमेरिका के श्वेतों द्वारा चलाए जाने वाले कई समाचार पत्रिकाएं अंबेडकर के विचारों और आंदोलनों को अपने यहाँ जगह देते थे। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका हो या फिर संसद की परिचर्चाओं में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण या नेहरू सरकार से अंबेडकर के इस्तीफे की खबर, इन सब पर दुनिया बारीकी से नज़र रखती थी। अंबेडकर की विरासत, मेरी किताब अंबेडकर इन ब्लैक अमेरिका में मैंने बहुत सी ऐसी जानकारियों को खोजा है जो पुराने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में अंबेडकर की विरासत के तौर पर सहेजी जा रही है। घरेलू मोर्चे की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सामाजिक आंदोलनों को मीडिया के माध्यम से भी चलाया। उन्होंने मराठी भाषा में अपने पहले समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत क्षेत्रीयता के सम्मान के साथ की थी। मूक नायक के अभियान के दिग्दर्शन के लिए तुकाराम की सीखों को बुनियाद बनाया गया।
इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर के एक अन्य अखबार बहिष्कृत भारत का मार्गदर्शन संत ज्ञानेश्वर के सबक किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर इन पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के अछूतों के अधिकारों की मांग उठाई। उन्होंने मूक नायक के पहले 12 संस्करणों का संपादन किया, जिसके बाद उन्होंने इसके संपादन की जिम्मेदारी पांडुरंग भाटकर को सौंप दी थी। बाद में डी.डी. घोलप इस पत्र के संपादक बने। मूक नायक का प्रकाशन 1923 में बंद हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता, इसकी प्रमुख वजह ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस अखबार का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए थे। इसके अलावा अखबार को न तो विज्ञापन मिल पा रहे थे और न ही उसके ग्राहकों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उसके अखबार के प्रकाशन का खर्च निकाला जा सके। शुरुआती वर्षों में राजश्री साहू महाराज ने इस पत्रिका को चलाने में सहयोग दिया था। डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता का अध्ययन करने वाले गंगाधर पंतवाने कहते हैं कि मूक नायक का उदय भारत के अछूतों के अधीनता आंदोलन के लिए वरदान साबित हुआ था। इसने अछूतों की दशा दिशा बदलने वाला विचार जनता के बीच स्थापित किया। जी पंतवाने, पत्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, पेज 72। मूक नायक का प्रकाशन बंद होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर एक बार फिर से पत्रकारिता के क्षेत्र में कूदे, जब उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत के नाम से नई पत्रिका का प्रशासन शुरू किया। ये दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर का महान आंदोलन और पकड़ रहा बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 15 नवंबर 1929 तक होता रहा। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कुछ मिला कर इसके 43 संस्करण प्रकाशित हुए थे। हालांकि बहिष्कृत भारत का प्रकाशन भी दिक्कतों की वजह से बंद करना पड़ा। मूक नायक और बहिष्कृत भारत के हर संस्करण की कीमत महज 1.5 आने हुआ करती थी, जबकि इसकी सालाना कीमत डाक के खर्च को मिलाकर केवल 3 रुपये थी। पंतवाने, पेज 76। इसी दौरान समता नाम के एक और पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिससे बहिष्कृत भारत को नई जिंदगी मिली। उसे 24 नवंबर 1930 से जनता के नए नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। जनता भारत में दलितों के सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाले अखबारों में से है, जो 25 वर्ष तक छपता रहा था। जनता का नाम बाद में बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया गया। ये सन 1956 से 1961 का वही दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को नई धारा मिली थी। इस तरह हमें कह सकते हैं कि बहिष्कृत भारत असल में अलग अलग नामों से लगातार 33 वर्षों तक प्रकाशित हो रहा था। स्वतंत्र दलित मीडिया, ये भारत में सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाला स्वतंत्र दलित मीडिया प्रकाशन था। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मिशन को चलाने में बड़ी चतुराई से सवर्ण जाति के पत्रकारों और संपादकों को इस्तेमाल किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जिन प्रकाशनों की शुरुआत की, आगे चलकर उनमें से कई के संपादक ब्राह्मण रहे थे। इनमें से जो प्रमुख नाम थे वो हैं डी.बी. नायक, जिन्होंने समता का भी संपादन किया, और ब्राह्मणेतर, बी.आर. कादरेकर, जनता और जी.एन. सहस्त्रबुद्धे। बहिष्कृत भारत और जनता, इन ब्राह्मण संपादकों के अलावा दलित संपादकों जैसे बी.सी. काम्बले और यशवंत आम्बेडकर ने जनता का संपादकीय कामकाज संभाला था। हालांकि बहिष्कृत भारत के लिए लिखने वालों का बहुत अभाव था। इसका नतीजा यह हुआ कि संपादक को ही अखबार के 24 कॉलम भरने के लिए अकेले लिखना पड़ता था। यशवंत आम्बेडकर, मुकुंदराव आम्बेडकर, डी.टी. रूपवाटे, शंकर राव खरात और बी.आर. कारदेकर ने जब तक मुमकिन हुआ तब तक प्रबुद्ध भारत का संपादन जारी रखा था। दलित पत्रकारिता,
डॉक्टर अंबेडकर से पहले भी कई ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं जो अछूतों से जुड़ी गतिविधियों की खबरें छापती थीं। ऐसी पत्रकारिता को जन्म देने में ज्योतिबा फूले द्वारा शुरू किए गए सत्यशोधक समाज आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सत्यशोधक विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए कृष्णराव भालेकर ने दीनबंधु नाम से बहुजन समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। इसका प्रकाशन 1 जनवरी 1877 से शुरू हुआ था। इस अखबार ने दलितों और उनके विचारों को प्रमुखता से जगह दी। छोटे मोटे अंतरालों और लंबे अवरोधों को छोड़ दें तो ये अखबार करीब 100 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा था। महार समाज के वरिष्ठ नेताओं में से एक गोपाल बाबा वालंगकर पहले दलित पत्रकार कहे जाते हैं। उन्होंने जाति और अछूतों के बारे में दीन मित्र, दीनबंधु और सुधारक में लंबे समय तक अपने विचार प्रकाशित किए थे। पंतवाने अछूतों के अधिकारों की वकालत। वालंगकर एक अद्वितीय विद्वान थे। उन्होंने हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक समालोचना विध्वंसक प्रदूषण का नाश नाम से 1988 में प्रकाशित की थी। इस किताब के माध्यम से वालंगकर ने शंकराचार्य और अन्य हिंदू धार्मिक नेताओं से 26 सवाल पूछे थे। जेलियट, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एंड द अनटचेबल मूवमेंट, पेज 49। तेलतुंबडे, दलित्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पेज 48। इसके अलावा भी कई अन्य महान नेताओं ने पत्रकारिता के माध्यम से अछूतों के अधिकारों की वकालत की। मसलन शिवराम जनबा काम्बले को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने सोमवंशी मित्र नाम के पहले दलित अखबार की शुरुआत की 1 जुलाई 1908 और इसका संपादन किया। इसके अलावा किसान फागोजी बंसोड़े भी दलित आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। बंसोड़े नागपुर की एक्सप्रेस मिल में एक मजदूर नेता थे। उन्होंने एक प्रेस की शुरुआत की थी। इसकी मदद से उन्हें एक स्वतंत्र मीडिया कंपनी चलाने में मदद मिली। उन्होंने अपने प्रेस के जरिए मजदूर पत्रिका